गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? जी। आज है आपके सामने ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखी है। ये एक ब्रांडेड क्लास है। जी। आप ये टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी जिस भी एग्जाम में आती है तो उसके लिए एक जबरदस्त क्लास है और ये 5 लेयर्स में है। इसकी फर्स्ट लेयर है टॉप 10 एग्जाम पॉइंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। सेकंड लेयर में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है। इसकी क्लास की जो थर्ड लेयर है उसमें पीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्थ लेयर में वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिफ्थ लेयर में मॉक टेस्ट है। और एक लेयर और बनाई गई है जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पॉइंट्स जिसमें दिए हुए हैं वो आप ये सब कुछ इस क्लास के अंदर इंक्लूड है। एक ब्रांडेड क्लास है जो हमेशा के लिए ब्रांडेड है। जी। हमारी पोयम का नाम क्या है आज की? जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, लिखते हैं जॉन मिल्टन जी। जो पोएट पोएट का नाम क्या है? जॉन मिल्टन। तो फर्स्ट लेयर स्टार्ट यहां से होती है। टॉप 10 एग्जाम पॉइंट्स, ये TEN 10 है। रिटर्न इन ये अभी प्रिंट हुआ है। रिटर्न इन 1655, 1655 में लिखी गई थी। और इसका जो अदर टाइटल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका दूसरा टाइटल क्या है, दूसरा नाम क्या है? व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मैं जब सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, यानी मैं अंधा कैसे हो गया। और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था। ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लेयर में मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं जो आपने बाद में खुद गैस करने हैं और ये अनुमान लगाना है और आंसर खुद ही सिलेक्ट करना है। एक मॉक टेस्ट का भी इसके अंदर लेयर है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1673 में इन ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में। ये कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट बार 1673 में। और किस वर्क के अंदर, किस मैगजीन के अंदर? ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट बार ये पब्लिश हुई थी, ध्यान रखना है। ये कौन सा सोनेट नंबर है? 19। और ध्यान भी रखना है कि जॉन मिल्टन ने इसका नाम सोनेट 19 ही रखा था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो किसने दिया था? ये ये टाइटल दिया था थॉमस न्यूटन ने। जी। इससे टोटल कितनी लाइंस होती है सोनेट में? 14। टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय थॉमस न्यूटन, जो कि इसके पब्लिशर थे। सोनेट टाइप कौन सा है, यानी ये किस टाइप का सोनेट है? ये पेट्रार्कन सोनेट है। मैटर कौन सा प्रयोग किया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। आपने एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक लेयर में मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। राइम स्कीम क्या है इसमें? ए बी बी ए सी डी ई, यानी ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अब्बा अब्बा। ए बी बी ए, इसके अंदर राइमिंग स्कीम है। थीम क्या है इसके अंदर? थीम क्या दी हुई है? एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग में है कि थीम पूछी जाती है, पैशंस एंड एक्सेप्टेंस, फेथ एंड डाउट। पैशंस की बात की हुई है, धैर्य की। एक्सेप्टेंस, फेथ एंड डाउट, संदेह और विश्वास की स्वीकृति, ये इसकी थीम है। यानी पैशंस भी है और एक्सेप्टेंस, फेथ एंड डाउट भी है। फेमस लाइन कौन सी है इस पोयम की? डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर, इसका मतलब है कि भगवान मुझसे दिन के कार्य की, जो दिन में कार्य किए जाते हैं उसकी आशा रखते हैं, लेकिन लाइट डिनाइड मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। जी। लेयर सेकंड पे आते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन, सॉरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है आज। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। जी। व्हेन आई कंसाइडर, जब मैं सोचता हूं, हाउ कैसे, माई लाइट, लाइट मीन्स आंखों की रोशनी, इज स्पेंट चली गई है, इरा हाफ, उम्र में ही, इरा मीन्स उम्र में, हाफ मीन्स आधी ही, माई डेज, मेरे दिनों की, यानी मेरी आधी ही दिनों के उम्र में, यानी मेरी आधी ही उम्र में। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस
इन दिस डार्क, इस अंधेरे संसार में और इतने विशाल संसार में, यानी मैं अब क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, क्योंकि मेरी आधी उम्र में क्या चली गई है, आंखों की रोशनी चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक गुण, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे पास पड़ा रहेगा। कौन से गुण की बात कर रहे हैं? राइटिंग पोइट्री की, कविता लिखने की, क्योंकि कविता लिखने का शौक था इन्होंने। 44 ईयर्स में ये ब्लाइंड हो गए थे। तो जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि दैट वन टैलेंट, कि वो एक गुण, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे पास पड़ा रहेगा पोइट लिखने का, लेकिन वो लॉज्ड विद मी यूजलेस। लॉज्ड मीन्स होता है साथ साथ रहना, विद मी मेरे, यूजलेस बेकार, यानी वो मृत्यु तक गुण मेरे पास बेकार ही पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बैंड, यहाँ सोल है, SOUL, D नहीं है जी, टाइपिंग मिस्टेक है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मैकर, यद्यपि मेरी आत्मा मुझे अत्यधिक धिक्कारती है, बेंट विश्व से झुकाना होता है, लेकिन झुकाती धिक्कारती है, किस लिए? टू सर्व, कि मैं सेवा कर सकूं, विद देयर विद माई मैकर, मैं अपने मालिक की सेवा कर सकूं उस गुण के साथ। कौन से गुण के? कविता लिखने वाले गुण के साथ मैं, यानी उसकी प्रशंसा प्रशंसा में मैं कुछ लिख सकूं, तो मेरी आत्मा मुझे कहती है कि मैं कुछ लिख सकूं, धिक्कारती है, अपने मालिक की सेवा कर सकूं, भगवान की, गॉड की। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और जब प्रस्तुत होगा, प्रेजेंट भी प्रस्तुत होगा, माय ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा खाता, यानी जब मेरे जीवन का लेखा जोखा मेरे सामने, गॉड के सामने जब मेरा लेखा जोखा दिखाया जाएगा, तो प्रेजेंट प्रस्तुत होगा माय ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा खाता भगवान के सामने, यानी लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वे बदले में मुझे डांटे, फटकार लगाए, डोथ गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइट डिनाइड, आई फोंडली आस्क, ये लाइन यहां से यहां तक है, और ये स्टार्ट यहां से होती है। आई फोंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण, यानी एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता हूं कि डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि मेरी जब आंखों की रोशनी चली गई है, तो मैं दिन भर का कार्य, यानी आंखों जैसे आंख वाले करते हैं वो कार्य मैं कैसे करता, मैं दिन का कार्य जैसे सभी लोग करते हैं मैं कैसे करता, लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। आई फोंडली आस्क, मैं इस बात को मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ। ये यहां तक हो गया। अब यहां से वोल्टा स्टार्ट होता है। वोल्टा मीन्स ये क्वेश्चन था, ये यहां से इसका सॉल्यूशन, यानी आंसर स्टार्ट होता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन पेशेंस मीन्स धैर्य, टू प्रिवेंट रोकता है मुझे, मेरा धैर्य मुझे रोक देता है, ये प्रश्न पूछते टाइम तुरंत रोक देता है, यानी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं गॉड से कि मैं वो दिन वाला कार्य कैसे करूं जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं मूर्खतापूर्ण इस बात को पूछता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा जो धैर्य है वो रोक देता है मुझे। यहाँ से वोल्टा स्टार्ट होता है, यानी इसका टर्निंग पॉइंट आंसर स्टार्ट होता है। इसमें ना, इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर का प्रयोग हुआ है, पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस यानी धैर्य मुझे रोकता है, जब कोई निर्जीव वस्तु सजीव का उसके साथ व्यवहार किया जाता हो, सजीव जैसा माना जाता है, तो वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। आपको फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें कराए जाएंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, अभी थोड़ा मेरा हमारा शेड्यूल बिजी है, अभी आपका इंग्लिश एलटी ग्रेड का एग्जाम है 18 जनवरी में, तो अगर आप आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि इसके अंदर लगभग 10 जनवरी तक जो टोटल सारा सिलेबस है एलटी ग्रेड का वो भी डाल दिया जाएगा जैसे टाइम मिलता है। दैट मरमर, मेरा पैसेंस जो है, मेरा धैर्य मुझे रोकता है, दैट मरमर, और वो धीरे से मरमर भी होता है फुसफुसाने की आवाज, यानी धीरे से आवाज, दैट मरमर, वो धीरे से जो फुसफुसाने की आवाज है, सून रिप्लाईज, वो आती है और उत्तर देती है, सून में शीघ्र ही, रिप्लाईज उत्तर देती है, यानी मेरा धैर्य मुझे रोकता है और एक हल्की सी आवाज उत्तर देती है, क्या देती है कि गॉड, यहाँ पर गॉड है, GOD। क्या यहाँ पर ध्यान रखना, गॉड, जी, गॉड, गॉड डोथ नॉट नीड
आइदर मैंस वर्क, कि भगवान को, ये डोथ है ना, ध्यान रखना, डोथ पहले जो अब ये डज होता है ना, डज, डज, ये डज का रूप होता था पहले डॉथ, ध्यान रखना जी। क्या कहता है कि गॉड डोथ नोट नीड, कि भगवान को आइदर मीन्स ना ही तो, ये नोट लगा हुआ है, भगवान को ना ही तो आवश्यकता होती है इंसान के कार्य की, और हिज अवन गिफ्ट्स, और ना ही उसके दिए हुए उपहारों की आवश्यकता है भगवान ने। भगवान को ना तो इंसान के कार्य की आवश्यकता है, ना उसके दिए हुए उपहार की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर, हु मैंने वो इंसान जो सब बेस्ट में सबसे ज्यादा अच्छा, बियर अच्छी तरीके से सहन करता है, बियर में सहन करना होता है, इज मिल्ड योक, मिल्ड मीन्स ये होते हैं दी हुई यातनाएं को, हु बेस्ट बियर, और जो इंसान सबसे अच्छी तरीके से सहन करता है उसकी दी हुई यातनाओं को, मिल्ड योग को, यातनाओं को, दे सर्व हिम बेस्ट, और वही इंसान सबसे अच्छी सेवा करते हैं उसकी, दे मिस में सर्व सेवा करते हैं, हिम मिस उसकी बेस्ट सबसे अच्छी। हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो स्थिति है किसकी, गॉड की, इज किंगली, वो तो राजा के जैसी है, यानी हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो शान है, स्थिति है, राजा के जैसी है भगवान की। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों देवदूत एज हिज बाइडिंग स्पीड, एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा मानते हुए तेजी से दौड़ रहे हैं, एंड पोस्ट अवर लैंड, भूमि के ऊपर भी, एंड ओशियंस, और समुद्र के ऊपर भी, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए दौड़ रहे हैं हजारों देवदूत। और दे ऑल्सो सर्व, और वो देवदूत भी, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, दे ऑल्सो सर्व, वे भी तो सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल गॉड के पास खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें गॉड अनुमति देगा या फिर ऑर्डर देगा कुछ कार्य करने का। ठीक है भैया, इसे 2 बार आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। लेयर नंबर 3, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, जो पहले PYQs आए हैं इस क्वेश्चन के, इस पोएम के ऊपर, वो देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पोएम, भाई ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस तरह की कविता है, क्या इलाजी है, क्या ओड है, इपिक है, या सोनेट है। अभी बताया आपको क्या है, 14 लाइन्स की है, और ये एक सोनेट है, जो 14 लाइन्स की सोनेट जो होती है। When I consider how my light is spent, light refers to, जब मैं सोचता हूं कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई, लाइट, तो यहाँ पर लाइट किसके लिए रेफर किया गया है, लाइट किया गया क्या सनलाइट के लिए, नॉलेज के लिए, मूनलाइट, या आई साइट, तो किसके लिए है, आई साइट के लिए जी। थर्ड क्वेश्चन है सर, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं हुक्म का। इज द लास्ट लाइन ऑफ विच फेमस पोएम, किस कविता की आखिरी लाइन है, ऑन इज ब्लाइंडनेस की। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ऑन इज ब्लाइंडनेस, ऑन इज ब्लाइंडनेस की राइम स्कीम क्या है, अभी आपको बताया था क्या है, अब्बा अब्बा, ये ABBA, ठीक है जी। और व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन बट पेशेंस टू प्रिवेंट, जी कौन सी लिटरेरी डिवाइस प्रयोग की गई है पेशेंस टू प्रिवेंट के अंदर। पेशेंस अभी बताया था आपको कि जब किसी भी विचार या निर्जीव वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता मानो वह सजीव हो, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस मुझे रोकता है धीरे, और वो धीरे से आवाज देता है, तो इसके अंदर कौन सा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। व्हाट इज द टैलेंट दैट मिल्टन कैन नॉट यूज बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपनी अंधेपन के होने की वजह से कौन सा टैलेंट प्रयोग नहीं कर पाता है जॉन मिल्टन जी। तो इसका सही क्या आंसर है, सिंगिंग एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ थियोलॉजी, या फिर ऑन हिज पोएटिक गिफ्ट। तो इसका सही आंसर है वो अपने पोएटिक गिफ्ट्स, यानी अपनी जो काव्य उपहार मिला है भगवान के द्वारा, उसका प्रयोग नहीं कर पाता, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल थीम क्या है इसकी, यानी केंद्रीय भाव क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं है, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, या लॉन्ग साइट विजन, या फेथ एंड पेशेंस। तो इसका भैया जो सेंट्रल थीम है वो है फेथ एंड पेशेंस।
भगवान में विश्वास और पेशेंस धैर्य। मैन तो इसका पेशेंस ही है, दोनों है। व्हाट इज द स्पीकर्स प्राइमरी कंसर्न इन द पोयम? क्या स्पीकर का क्या प्राथमिक संबंध है इस पोयम में? क्या यानी कहना चाह रहा है? द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ ब्लाइंडनेस है, हिज इनएबिलिटी टू सर्व गॉड है, द लॉस ऑफ हिज एबिलिटी टू राइट पोएट्री है, या हिज फियर ऑफ इटर्नल डैमिनेशन है। जी, इसके अंदर क्या है देखो ध्यान से सुनो। द फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस और एक इनएबिलिटी टू सर्व गॉड, लॉस ऑफ हिज एबिलिटी टू राइट पोएट्री। जी, इसका सही आंसर है हिज इनएबिलिटी टू सर्व गॉड, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने में अब असमर्थ है, इनएबिलिटी है, उसकी अयोग्यता है, इसी बात को कह रहा है। व्हाट इज द पोएट्स इमोशंस स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? शुरुआती लाइनों में कविता के किस प्रकार का स्टेट होता है? इमोशंस स्टेट, भावुक किस तरह से भावुक होता है कवि? तो कवि बात क्या काम और सेरेन था, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड था, हैप्पी एंड कंटेंट था, या अनेक्सेस एंड ट्रबल्ड था? स्टार्टिंग लाइनों में शुरू की वोल्टा से पहले अनेक्सेस और ट्रबल्ड था, जो परेशान था कि वो किस प्रकार से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब किस प्रकार से पोइट्री लिखेगा। वो चिंतित था, परेशान था, लेकिन उसके धैर्य ने उसका आंसर दे दिया। Who or what provides comfort to the poet in the time of distress? परेशानी के समय में कौन मदद करता है इसकी, कवि की? कवि की कौन मदद करता है? उसका फ्रेंड्स करते हैं, हिज फेथ, हिज पैशंस, और या फिर हिज अवन इनर स्ट्रेंथ। तो इसका सही आंसर क्या है? हिज पैशंस, उसका पैशंस ही करता है। लेयर नंबर 4, वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट इसका ए है ये, ठीक है। लेयर 4 का वन लाइनर। मिल्टन इज ऑल्सो नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिल्टन एज, मिल्टन की एज कौन सी है? कौन सी एज थी भाई? मिल्टन 3 एज में रहे थे। मिल्टन जो है ना, 3 एज उसने देखी थी, और मैनली उसको फ्यूटन एज का पोएट माना जाता है। 1625 1675 तक जो थी। जी, हिज सोनेट इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड रिलीजियस। जो उसका ये सोनेट है वो उसकी खुद की आत्मकथा है, यानी आत्मकथा मतलब उसके अपने जीवन के बारे में उसने बताया, अपने अंधेपन के बारे में, खुद की उसकी उसका लेख है अपने जीवन के बारे में, तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और रिलीजियस है, धार्मिक भी है, क्योंकि वो गॉड में विश्वास अपना दिखा रहा है। दिस पोएम टीच अस द वेपन ऑफ सक्सेस। ये कविता हमें सिखाती है द वेपन, हथियार, कौन से हथियार के, सफलता के किस हथियार के बारे में हमें शिक्षा देती है? पैशंस के, धैर्य के। जी, इरा हाफ ऑफ माई डेज मीन्स, इसका क्या मतलब बताया गया है? इरा हाफ ऑफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों में, यानी इन द एज ऑफ 44 मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। मिल्टन अंधे हो गए थे, इसलिए आधी उम्र में ही, इसीलिए उसने बताया कि इरे हाफ ऑफ माई डेज, मेरी आधी ही उम्र में। इन डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड ही यूजेस। इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन है कि भगवान मैं कैसे जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मैं कैसे दिन भर के वो सारे कार्य करूंगा और किस प्रकार कविता लिखूंगा। जी, मिल्टन लिव्ड इन 3 एज। मिल्टन जो है ना 3 एज में जिए थे। 3 एज थी मिल्टन की, वो कौन कौन सी थी? जी, ये देखो बताते हैं। फर्स्ट एज थी कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज थी 1625 से लेकर और 1600 जी 60 तक, समझ आया? 1649 तक, सॉरी 49, 1625 टू 1649। और भैया दूसरी थी कॉमनवेल्थ, 1649 टू 1660, 1660 तक। याद रखना, जो जॉन मिल्टन थे, इन्होंने 3 एज के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड की थी। एक कैरोलाइन एज, द कॉमनवेल्थ एज और द रेस्टोरेशन, तीनों एज में ये रहे थे। रेस्टोरेशन एज में जब चल रही थी तो कुछ वर्ष गुजरने के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो कैरोलाइन एज 1625 टू 1649 में ये चार्ल्स फर्स्ट की है। ध्यान रखना, कैरोलाइन एज में चार्ल्स फर्स्ट जो उस टाइम पे वहां के शासक थे। कॉमनवेल्थ एज में कौन थे? क्रोमवेल, जो 1649 टू 1660 तक रहे। और द रेस्टोरेशन
जी, रेस्टोरेशन एज थी 1662 1685 जी, 85 ये चार्ल्स सेकंड की एज थी। ठीक है, किसकी थी? चार्ल्स चार्ल्स सेकंड की थी। एक मिनट, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट है द इन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसमें कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया? इसमें किया गया पैराडॉक्स का, यानी एक विरोधी बात सी है। दे ऑल्सो सर्व, वो भी तो सेवा करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इन डेज, देखो, माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें कौन सी डिवाइस प्रयोग की है? इलिट्रेशन। इलिट्रेशन जिसमें इलिट्रेशन होती है, इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड्स की साउंड बार बार रिपीट होती है। देखो, डेज और डार्क, वर्ल्ड एंड वाइड, ठीक है, डेज डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, वर्ल्ड एंड वाइड, तो डी 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 वर्ल्ड एंड वाइड, तो इसमें ना कॉन्सोनेंट की बार बार रिपीटेशन हुई है, तो इसलिए अलिट्रेशन है। वॉट बिब्लिकल पैराबल इज एल्यूडेड टू इन द पोयम। पैराबल्स होता है उदाहरण या कहावत। जी, बाइबल की कौन सी कहावत का प्रयोग किया गया है कविता में? द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। टैलेंट्स यानी गुणों की, जो गुणों की कहावत है, यानी गुणों के ऊपर जो कहावत है दी हुई है बाइबल में, वो प्रयोग की गई। यानी पैसेंस भी एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। द टोन ऑफ द पोयम्स ओपनिंग लाइन। स्टार्टिंग में जो टोन है कविता की, कविता में सबसे पहले उदास होता है कवि, फिर बाद में इसका धैर्य उसको रोकता है, धैर्य उसको समझाता है, तो वो मानता है कि जो भगवान के दी यातना को सहन करता है वो भी सच्ची सेवा करता है। तो स्टार्टिंग में तो रिफ्लेक्टिव और मेलैंकोलिक है, यानी प्रतिबिंब वापिस क्वेश्चन का आंसर लेने वाली, और मेलैंकोलिक होता है उदासी, उदास भरी, यानी उदासीपूर्ण, दुख भरी हुई। शुरुआती जो ओपनिंग लाइन में ये दिखाया हुआ है। वोल्टा ओक्यूर्स, बदलाव कहाँ आता है, यानी कहाँ तक क्वेश्चन होता है? 8 लाइन तक तो क्वेश्चन करता है जॉन मिल्टन जी, और 9 लाइन से लेकर और 14 लाइन तक, यानी बाद की 6 लाइन जो है उसमें 9 लाइन से स्टार्ट है वोल्टा, यानी यहाँ से इसका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है कि पैसेंस उसको रोकता है और बताता है कि भैया उसकी दी हुई यातना को भी सहन करना उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है। मिल्ड योग सिंबलाइज गॉड्स अथॉरिटी एंड विल। मिल्ड योग, जो मिल्ड योग दिया हो ना उसकी दी हुई यातना, वो किसका प्रतीक है? गॉड्स अथॉरिटी एंड विल, भगवान की इच्छा और उसके अधिकार का, यानी भगवान को ऐसा ही, ऐसी इच्छा है। इन पैसेंस टू प्रिवेंट, पैसेंस टू प्रिवेंट में बताया था जब इसकी रीडिंग कर रहे हैं हम लेयर नंबर 2 में, कि पैसेंस टू प्रिवेंट का मतलब है धैर्य रोकता है, और धैर्य एक तो विचार ही है, एक गुण है, तो वो किस प्रकार से आदमी का काम करता है रोकने का, तो इस यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर का प्रयोग हुआ है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स विच रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, क्या धार्मिक प्रभाव दिखा रहा है ये कविता? प्यूरिटन्स का, क्योंकि जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन पोएट था। हिज स्टेट इज किंगली, मेटाफर फिगर का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। हिज स्टेट इज किंगली किस प्रकार, देखो बताते हैं। अगर यहाँ वर्ड आ जाता, यहाँ यहाँ ऐसा होता है कि हिज स्टेट इज लाइक किंगली या लाइक किंग, तो तब होता है यहाँ सिमिली फिगर, क्योंकि सिमिली फिगर की पहचान क्या होती है? लाइक एज सो। सिमिली फिगर होता है इन दिस फिगर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड द वर्ड्स लाइक एज सो आर यूज्ड। जब किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और लाइक एज सो का प्रयोग किया जाता है, लाइक एज और सो यानी उसकी तरह, उसके जैसा, जैसे हिंदी में होता है उपमा अलंकार। जब लाइक एज सो का प्रयोग होता है तो उस टाइम सिमिली फिगर होता है, और जब लाइक एज सो का प्रयोग तो नहीं होता है और तुलना होती है, यानी इन दिस फिगर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। मेटाफर फिगर, मेटाफिगर पर फिगर की पहचान है कि इन दिस फिगर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, बट द वर्ड्स, लेकिन जो शब्द होते हैं ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले कौन कौन से, लाइक एज एंड सो आर नॉट यूज्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें तुलना हो रही है लेकिन इनके शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, इसके अंदर भी मेटाफर प्रयोग किया गया, क्योंकि मेटाफर डे लेबर, दिन के कार्य की तुलना की गई है इसके अंदर उसके अंधेपन से, ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर है। अगर लाइक डे लेबर होता है यहाँ, लाइक डे लेबर, तो फिर होता है सिमली। अब यहाँ डायरेक्ट है डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, तो इसके अंदर मेटाफर है। फिलोसफिकल अंडरटोन ऑफ द पोयम, फिलोसफिकल अंडरटोन कौन सी है, यानी फिलोसफिकल
क्या टोन निकल कर आती है, वो क्रिश्चियन थियोलॉजी की निकल कर आती है, दर्शन शास्त्र थियोलॉजी का जो है जी। पोयम हैज वन ऑक्टेव एंड वन सेस्टेट। पोयम के अंदर वन तो ऑक्टेव है जो 8 लाइन का है, और सेस्टेट ये क्वेश्चन होता है जो शुरू किया 8 लाइन में दिया हुआ है, ये सेस्टेट होता है जो आंसर दिया हुआ 6 लाइन में। इन ऑक्टेव पोएट इज पेसिमिस्ट। ऑक्टेव के अंदर जो शुरू की 8 लाइन है, पोएट इज पेसिमिस्ट, कवि निराश है। एंड सस्टेट इन सस्टेट, सस्टेट के अंदर जो बात की 6 लाइन है, पोएट इज ऑप्टिमिस्ट, वो आशावादी है। ये निराशावादी है, ये आशावादी, यहाँ निराश है, यहाँ उसे आशा दिख रही है जी। लेयर नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, पार्ट बी मॉक टेस्ट। देखो आप ही बताओ, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से बन गए जितने हमने पढ़ा है, मॉक टेस्ट है ये। कुछ का आंसर हम बताएंगे और कुछ का तुमने गैस करना है इसी के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर इन सब के आंसर मोस्टली हैं। मिल्टन डज नॉट बिलोंग टू, मिल्टन किस एज से बिलोंग नहीं करते थे, अभी ये क्वेश्चन आ चुका है ऊपर। कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन या कॉमनवेल्थ, और लिख कर बताइए कि भैया इसका आंसर कौन सा है। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से आंसर क्या है, उसका बस नाम डालना है, कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन या कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की कौन सी थीम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ड्यूटी टू गॉड, faith and doubt, patience and acceptance और लव ऑफ नेचर। देखो ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति कर्तव्य, ये भी हो सकती है, इसका आंसर आपको बता रहे हैं। फेथ एंड डाउट, ये भी हो सकती है कि विश्वास और संदेह, यानी पहले शुरुआती लाइनों में वो विश्वास बाद पहले संदेह करता है, बाद में विश्वास करता है गॉड के ऊपर। पैसेंस एंड एक्सेप्टेंस, पैसेंस धैर्य रखना और स्वीकार करना दी हुई यातना को, ये भी हो सकती है। लेकिन लव ऑफ नेचर नहीं है, इसके अंदर लव ऑफ नेचर की चर्चा नहीं हुई। मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, ये वैसे ही हमने बता दिया है, 44 ईयर्स में वो ब्लाइंड हो गए थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी ये जी, ये पब्लिश हुई थी 1673 में। हु सेड मिल्टन दो शूडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये किसने कही थी बात, बोलो जिन्होंने पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मुझे पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर वैसे क्या है, वर्ड्सवर्थ ने कही थी बात कि मिल्टन तुम्हें तो मेरे टाइम पे जीना चाहिए था, यानी तुम मेरे साथ अब होते। इन ऑन इज ब्लाइंडनेस वोल्टा रिटर्न्स इन द लाइन, वोल्टा कौन सी लाइन के अंदर आता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज द सोनेट नंबर, ऑन इज ब्लाइंडनेस कौन सा सोनेट नंबर है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देखिए। टाइटल ऑन इज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय, जो टाइटल है ऑन इज ब्लाइंडनेस वो किसके द्वारा दिया गया था जी, वो दिया गया था जो थॉमस न्यूटन थे, पब्लिशर थे। इसके अंदर दोनों आंसर है। हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, किसने अपने आप को कहा था कि द पोएटिक सन ऑफ मिल्टन, कि वो मिल्टन का काव्यात्मक बेटा है, यानी कविता के रूप में तो उसका बेटा ही है। ये किसने कहा था, विलियम ब्लैक, पीबी शैले, वर्ड्सवर्थ या किट्स ने, ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने। हु सर्व्स बेस्ट गॉड, भगवान की सबसे अच्छी सेवा कौन करते हैं, ए हेल्दी पर्सन, ए ब्लाइंड मैन, या हु बियर्स हिज माइल्ड योक, इसका आंसर क्या है, जो उसकी दिव्य यातना को सहन करते हैं जी। लेयर फर्स्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव है भैया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको बाद में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो पेपर कौन सा चल रहा है अल्टीग्रेड वालों का, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेपर। अगर आपने इसी तरह की क्लास देखनी है 5 लेयर्स में तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी पूरा कोर्स आने वाला है, और अल्टीग्रेड के एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले सारा कोर्स करा दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।